संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी, किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मन की बात मनु राव के साथ। दोस्तों, पिछले 4-5 सालों में उदयपुर शहर में एक ऐसा शख्स ने इतना काम किया कि वो सभी की नज़रों में सभी का दिल का प्यारा हो गया। समाज सेवा में इतना आगे उठा कि जनता ने चाहा कि वो चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव भी लड़ा और उदयपुर में तीसरे नंबर पर रहे। उदयपुर के इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ होगा जब कोई निर्दलीय इतने ज़्यादा वोट लेके आया। जी हाँ, हमारे साथ हैं समाज सेवी प्रवीण रतलिया जी, जिनसे आज हम दूसरी बार मन की बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अब तक जो काम किया या फिर विधानसभा चुनाव के बाद क्या रहा। प्रवीण जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे खास कार्यक्रम में। विधानसभा चुनाव हुआ, आप तीसरे नंबर पर रहे, इसके बाद कैसा रहा और अभी आपके अनुभव कैसे हैं? देखिए, चुनाव लड़ने के बाद सबसे पहली बात तो ये कि जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि सरकारी सिस्टम जो रहता है वो बात सुनने लग जाता है। उन्होंने बात सुनना शुरू किया। कई लोग कई छोटी मोटी समस्याओं को लेके परेशान थे, तो वो उन चीज़ों के लिए, उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो आसान होता चला गया। और जब चुनाव जब लूज़ किया था, एक लग रहा था कि शायद जीत जाते तो कुछ ज़्यादा अच्छा करते थे, लेकिन जो मुझे अब लगता है कि जीतते हारते उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहीं न कहीं एक जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और सरकारी सिस्टम आपकी बात सुनने लग जाता है और लोगों को अगर आप फ़ायदा दिला सकते हैं तो बिना किसी पद के भी आप दिला सकते हैं। और कोशिश जारी है, जितना हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नमो विचार मंच, नरेंद्र मोदी विचार मंच और उसके बाद में जो नमो विचार मंच आपने बनाया, आप नरेंद्र मोदी के अनुसरण में रहे हैं, आप उनको ज़्यादा चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के साथ में और आपने भी इसी के साथ में लड़ा, तो इस्तीफा देने का क्या कारण रहा? देखिए, पहली बात तो मैं कभी भाजपा में रहा नहीं और ना ही कभी कांग्रेस में रहा हूँ। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो भाई नरेंद्र भाई मोदी बिल्कुल एक परफेक्ट फिट हैं कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो मैं उनकी विचारधारा, उनके आइडियोलॉजी से हमेशा प्रभावित रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उनके लिए जितना जो हो सकता था वो हमेशा काम किया। और यदि अगर मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो लोकसभा वहीं पर अगर लोकसभा चुनाव देखा जाए तो उसमें जो भी सहयोग कर सकते थे मोदी जी के लिए वो पूरा सहयोग किया। और यहाँ पर मैं व्यक्ति या पार्टी नहीं, जो व्यक्ति देखता हूँ पार्टी नहीं देखता हूँ। तो जहाँ पे नरेंद्र भाई मोदी का मैं प्रशंसक हूँ, वहीं पे अगर राजस्थान में देखा जाए तो मैं अशोक जी गहलोत का भी प्रशंसक हूँ, सुखाड़िया साहब का भी प्रशंसक हूँ। तो जो लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों का साथ हमें होना ज़रूरी है। और हमें हर जने को ये सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टियाँ की अगर हम लोग उनकी पूरी तरह से उनको फॉलो करेंगे तो परिवर्तन नहीं आ पाएगा। हमें फॉलो करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो लोग सचमुच ग्राउंड पे आकर काम कर रहे हैं। प्रवीण जी रतलिया, 4-5 सालों में ही आपका नाम इतना उठा। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी संघर्षों की कहानी क्या रही है, आप शुरू से कहाँ थे और क्या काम करते थे आप और कैसे यहाँ तक पहुँचे? देखिए, बेसिकली तो बिलो मिडिल क्लास फैमिली के हैं हम लोग। जब बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, तो आप अगर पता करेंगे, आप भी यहीं के हैं, तो गाय भैंस 2 गाय हुआ करती थी हमारे घर पर, जिससे कि सारा घर का काम चलता था। मेरी माता जी उसका दूध निकालती थी, पिताजी नल फिटर थे। तो और माता पिता बाद में नौकरी में आए थे, उन्होंने भी संग, जब मैं छोटा था तब की बात है। उसके बाद और बाद में मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और मैंने जो करियर स्टार्ट किया था बैंकिंग से शुरू किया था। वहाँ पर मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था वहाँ पर। और सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के बाद फिर जब आगे कर चलते रहे, लगातार नौकरियों में रहा था। नौकरी के बाद फिर ये लगा कि यहाँ कुछ चेंज करना चाहिए, तो शिक्षा क्षेत्र में कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट किए। और जब कॉलेजेस थोड़े सेटल हुए थे, लगा कि हाँ समाज के लिए हमेशा करने की कहीं थी लालसा कि यार समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो काम करना शुरू किया। जितना जो हो सकता था काम करना शुरू किया।
और इसी चीज़ को देखते हुए आसपास के कई लोग और जिन लोगों का हमेशा आशीर्वाद रहता था, उन्होंने भी प्रमोट किया कि तुम्हें एक जनप्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। और कई चीज़ें जो कि अंदर ही अंदर परेशान करती थी उदयपुर में, जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि हाँ, इसके लिए थोड़ी आवाज़ उठानी चाहिए। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव लड़ना कभी लिस्टिंग में नहीं था, और चुनाव लड़ा भी इस कारण से लड़ा। अगर चुनाव लड़ना ही होता तो मैं भी एक समझदार राजनीतिक के तौर पे पहले तो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनता, उसका पदाधिकारी बनता, उसके बाद ऊपर सेटलमेंट करता, टिकट का पैसा देता, और फिर मैं चुनाव लड़ता। तो मेरी जैसी बेवकूफ़ी बहुत कम लोग करते हैं कि जहाँ पर आप अपना पूरा राजनीतिक कैरियर ही ख़त्म कर देते हैं। आज मैंने जब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा तो मैंने अपनी एक तरीके से, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। आज ना तो मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ, और कई लोग मुझे बिल्कुल 1% पसंद नहीं करते क्योंकि किसी पार्टी का नहीं है, और बावजूद उसके चुनाव लड़ा। तो ये चुनाव लड़ना एक ऐसा हो गया, मतलब एक कई इतनी चीज़ें जीवन में होती है तो उनमें से हो गई। ये कभी टारगेट में नहीं था, लक्ष्य में नहीं था। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, आपने वार्ड वाइज दौरा किया, पूरे क्षेत्र का दौरा किया, अभी जीतने वाले चले हो गए हैं, पार्टी बन गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई है, केंद्र में बीजेपी आ गई। शहर की मुख्य मांगे क्या है, शहर की जनता किस तरह से देखती? देखिए, शहर की मुख्य मांगे, जनता, यहाँ की जनता अगर देखी जाए, उदयपुर की जनता बहुत भोले और मासूम लोग हैं यहाँ के, और वो कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं। वो अपेक्षा ये रखते हैं यार कि जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया है वो एटलीस्ट उनकी बात सुन लें। बात तो सुन लो। अगर आप सर्वे करेंगे आप, तो वो ये चाहते हैं यार हमारी बात तो सुन लो। और उनकी कुछ भी नहीं, छोटी छोटी सी मांगे हैं। वो क्या मांगते हैं, अगर आप जाएंगे तो कितनी बार आपको थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगेगा, यार ये इनकी क्या मांगे भी कैसी हैं। वो क्या मांगते हैं, और मेरे यहाँ नाली साफ नहीं है। हाँ, वो क्या मांगते हैं, रोड टूटी हुई है, रोड सही हो। अगर वो उनसे और ज्यादा आगे बात करोगे, पानी 2-3 दिन में आता है, एक रोज आ जाए, ठीक है, तो फतेह सागर भरा हुआ रहे और अरावली नहीं कटे। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें जो वो लोग मांगते हैं। कभी भी आप उदयपुर वालों से अगर सर्वे करेंगे, उनसे बात करें, कभी भी कोई उदयपुर के लोग आपको मुश्किल से दूसरे मिल जाएंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्री आनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, उदयपुर का नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में पूरी दुनिया में लिखा जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ पे बड़ी बड़ी मतलब अगर कुछ फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मांगते वो लोग। वो छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं जो कि पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसी चीज़ें मांगते हैं। कभी भी कुछ आप, मतलब आप जो भी लोग सुन रहे हैं, आप कभी पता करिए आप लोग क्या मांगते हैं, ऐसी चीज़ें मांगते हैं। और दूसरी बात ये है कि दर्द इसी चीज़ का होता है कि जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ उदयपुर के भोले लोग मांगते हैं और बावजूद इसके वो चीज़ तक उनको नहीं मिलती है, तो दर्द होता है। दर्द मुझको भी होता है, दर्द हर किसी को होता है। किसी को भी दर्द होगा, जो बुद्धिजीवी है उसको भी दर्द होगा। यार इतनी छोटी छोटी चीजें दे दो ना यार, दे दो ना। क्या जा क्या रहा है, जेब का कुछ जा रहा हो, चलो समझ में भी आ रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, समझ में भी आ रहा है। अगर उनको वो चीजें मिलेंगी तो वो ज्यादा खुश होंगे और वो नेताओं के साथ और खड़े रहेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अजीब लगती है। स्मार्ट सिटी की बात करें तो 2 साल पूरे हो गए, हमारा शहर स्मार्ट सिटी में लर्जा हो गया। स्मार्ट सिटी के काम भी हो रहे हैं। और महापौर जी की अगर बात करें तो कितने अंक देना चाहेंगे आप, और स्मार्ट सिटी की तर्ज पे किस तरह से शहर को देख रहे हैं? देखिए, अंक तो उसको दिए जाते हैं जब स्टूडेंट किसी एग्जाम में बैठे। वो जो कि कभी एग्जाम में ही नहीं बैठा तो उस स्टूडेंट को तो आप कैसे एग्जाम, पहली बात तो दे सकते हो। और रही बात कि एग्जाम में बैठने और नहीं बैठने की बात, तो 25 जून 2019 इस डेट को अगर आप देखेंगे तो ये स्मार्ट सिटी योजना की अगर बात किया जाए, तब तक ये कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। ये अगर कई लोगों की जानकारी में होगा ये कि जितना भी जो भी लक्ष्य रहा 25 जून, तो 25 जून 2019 को स्मार्ट सिटी का जितना भी काम था, जो भाई नरेंद्र भाई मोदी ने जो निर्देश दिए थे कि 25 जून 2019 तक स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पूरी तरह से फिनिश हो जाए और खत्म हो जाए। और अभी क्या चल रहा है, अभी ये जुलाई चल गया, अगस्त चल गया, और अभी भी ये स्थिति नहीं है। अगले 2-3 साल 4 सालों में बता रहा हूँ ये, और मैं रिकॉर्डेड आज यहाँ पे वीडियो, ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके पास रिकॉर्ड, अगले 3 साल भी जो ये काम है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ तो वही उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं आपको, अगले 3 साल तक ये काम नहीं कंप्लीट होगा, चाहे जो कर लें। और जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, जो कार्यशैली फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अनुसार तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये अगले 3 साल तक भी कंप्लीट होगा, और ये काम चलता रहेगा आगे तक। नमो विचार मंच से आपने इस्तीफा दे दिया है, ये शहर के युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं, आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरह से आगे काम करेंगे आप? देखिए, नमो विचार मंच से इस्तीफा देने के तो कुछ कारण होते हैं।
आपको दुख होता है कि जिस विचारधारा के आप हैं, आज मैं बात करूं कि मैं हिंदुत्व पे जितना काम अगर किया है, यदि किसी और ने किया तो बता दें, मुझे भी कोई नाम बता दें, और बावजूद इसके, ठीक है, उसी विचारधारा के कुछ लोग आए दिन आपको परेशान करते हैं, ठीक है, आए दिन आपके ऊपर हमले करते हैं, तो आप फिर निर्णय क्या लोगे? आज नमो विचार मंच की अगर बात करें तो वहाँ पर जब आपकी पूरी तरह से, जब हमारे जो भी विचारधारा के लोग हैं, ऊपर के लोग, आप जब उनको एक बार कह दिया कि भाई 23 फरवरी को जब मैं मदन लाल जी सैनी साहब था, उनके साथ जब था तब हुआ, वापस वही वैसी ही घटना अभी वापस घटना हुई है, 7 जून को हुई, तो आपका मन दुख जाता है यार कि उस विचारधारा, जिस विचारधारा के अंदर आप हो, और उस विचारधारा के अंदर यार इस तरीके उसी विचारधारा के लोग कर रहे हैं। ये कोई और कर रहा होता, विपरीत विचारधारा के लोग होते, कोई दूसरे लोग होते, चलो समझ में आता है यार। मेरे साथ तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई मैं पाकिस्तानी हूँ, कहीं बाहर से आ गया हूँ, या कहीं अमेरिका या चाइना से आ गया हूँ और आके यहाँ पे रह रहा हूँ, और यार उदयपुर में पैदा हुआ हूँ, उदयपुर के लिए किया है। आज तक उदयपुर से लिया क्या है मैंने? मुझे यूँ मालूम पड़ा है कि उदयपुर से मैंने कहीं कुछ लिया है, कुछ फ़ायदा ले लिया है, एक बेनिफिट अगर मेरे को कुछ उदयपुर से कुछ मिल गया होता, चलो समझ में भी आता। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव पहले लड़ना तो लड़ लिए, ठीक है, आगे चुनाव अब आप लड़ो, आए जो विरोध करना है तो भाई कांग्रेस करेगी, और बीजेपी को लड़ना है बीजेपी लड़े, जिसके जो करना है करें। मैं, मेरा जो काम जो चल रहा था पहले सोशल वर्क, मैं उस तरीके से ही काम करूँगा। और अब ठीक है, अपना मेरा तो मन भर गया इन चीज़ों से, ठीक है, बहुत हो गया, मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक है चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अति कर डाली है चीज़ों की। यूथ के लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं सभी लोगों को कि अटल रहो और अडिग रहो, और जब आप ठान लेते हैं उस काम में पूरे जुनून के साथ लग जाएं। और आपका जन्म, आपके माता पिता ने आपको जब जन्म दिया था, तो आप माता पिता को जाके पूछिए कि आप, हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे को और नाम से जाना जाए, उनके बच्चा ऐसे काम करे कि लोग आकर बोले कि यार आपने कितने अच्छे काम किए। ये हर माता पिता चाहते हैं। तो हाँ, सारी यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ अच्छे काम करें, अचीवमेंट करें, और साथ में ही जो भी टारगेट है उसको जुनून के साथ लगे और जुनून के साथ उस चीज़ को पूरा करें। मतलब ये हो गया कि आप समाज सेवा के काम करेंगे, राजनीति में अब नहीं करेंगे, आपका मन भर गया, आपका कहना का मतलब। फिर भी जो गलत हुआ उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे? देखिए, गलत है उसके खिलाफ तो आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा। और रही बात अगर नगर निगम के चुनाव की, तो जो भी निर्दलीय लोग रहेंगे तो मैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा, उनको, उनके साथ में खड़ा हूं। जो अच्छे लोग हैं, निर्दलीय और अच्छे लोग हैं, उनके साथ बिल्कुल 100% पूरी तरीके से खड़ा रहूंगा। और जो भी है, तो जो दूसरे लोग आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं राजनीतिक तौर पे परफेक्ट हूँ मैं, और राजनीतिक के लिए मैं योग्य भी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि कई चीज़ें जो राजनीति के अंदर होनी चाहिए वो चीज़ें मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो इसके लिए, मैं अपने आप को जब खुद को ही उन चीज़ों के लिए फिट नहीं मानता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि दूसरे लोग आगे आएँ, दूसरे लोगों को मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। सपोर्ट में मैं ना तो कभी पीछे रहा था, अगर मैं जवान दे रहा हूँ तो मैं करूँगा, और उन लोगों को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उदयपुर में जो भी अगले नगर निगम चुनाव के अंदर बेहतर लोग आएँ, और बेहतर लोग बेहतर परिवर्तन लेके आएँ, और कुछ न कुछ उदयपुर के अंदर बड़ा बदलाव हो। शहर में चर्चा है कि महापौर की सीट अगर उस जाति वर्ग के हिसाब से आती है तो प्रवीण रतलिया जरूर खड़े होंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लोग कह रहे हैं ये, तो अब उन्होंने मुझसे तो पूछा नहीं है, अब उनका निर्णय है, उनकी सोच है, तो उनको सोचने के लिए, करने के लिए फ्री है। और जैसा मैं बात वापस रिपीट करूँगा, अच्छा व्यक्ति जो भी आएगा उसको मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। और ठीक है, मैं कब हो गया जो होना था, कि कई चीज़ों से मुझे नहीं लगता है कि उन चीज़ों के लिए, अगर मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूँ और जब बेवजह ज़बरदस्ती फुटबॉल खेलूँ तो ये समझ के परे है। तो इसलिए मैं क्रिकेट हूँ, तो बल्ला हाथ में है, ठीक है, तो वही क्रिकेट ही खेलेंगे, फुटबॉल किसी और के लिए छोड़ेंगे। और वो अगर खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, तो उसको जूस पिलाएंगे, उसके लिए हुटिंग करेंगे, उसका पूरा सहयोग करेंगे। एक अंतिम सवाल है, राष्ट्रवाद की अगर बात करें, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, कितना सही है ये, और क्या करनी चाहिए इसमें बातें, क्योंकि कई मुस्लिम लोग भी हैं जो आपके हितैषी हैं? देखिए, राष्ट्रवाद के नाम से एक बहुत बड़ा चश्मा हम लोगों के आंखों पे लग रहा है, और ये हर जने को सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए कि एक गाड़ी वाला कोई जा रहा है और उसकी गाड़ी से किसी दूसरे की टक्कर हो गई और उसका पेड़ टूट गया, और जो गाड़ी चला रहा था वो व्यक्ति 1 सेकंड के लिए मान लीजिए कि वो मुस्लिम था, तो ये संयोग होता है, ये नहीं कि एक मुस्लिम ने हिंदू को टक्कर मारी, ये बात नहीं होती है। तो ऐसे ही हमारे भारत की राजनीति के अंदर
कितनी बार ऐसा हो रहा है कि वो संयोग से ऐसी चीज हो रही है कि किसी अपराधी से के हाथ से मासूम की हत्या हो रही है। तो मान लीजिए वो अपराधी अगर मुस्लिम हो और जिसकी हत्या हो रही है वो हिंदू हुआ, तो ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है। तो ये लोगों में इस चीज की परिपक्वता लानी पड़ेगी कि भाई ये चीज नहीं चल रही है। और दूसरी बात, अगर मान लें आप, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मैं उस हिंदुत्व में विश्वास रखता हूं जो कि लकीर बड़ी करे अपने आप का। जैसे अगर आप अभी पिछले चुनाव की भी अगर बात करें तो कितने ही ऐसे बूथ हैं जो मुस्लिम बूथ हैं, और आश्चर्य करेंगे अगर आप भी उसको स्टडी करेंगे तो कई मुस्लिमों ने पूरी तरह से मुझे सपोर्ट किया, सहयोग किया, क्योंकि वो मुझे व्यक्तिगत तौर से लंबे समय से जानते हैं, वहाँ के क्षेत्र के लोग जानते हैं। और आज भी अगर जन समस्याएं लेके आते हैं यहाँ पर जो भी अगर मुस्लिम भाई भी जो होते हैं, तो ठीक है, मेरी तरफ से जो कोशिश होती है मैं पूरी तरह से करता हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अपने हिंदुत्व की लकीर बड़ी करने में विश्वास रखता हूँ। मैं उसमें नहीं है कि यार किसी को आप किसी के लिए कुछ गलत कर दिया। आज अगर मेरा फेसबुक की पूरी प्रोफाइल अगर आप देखेंगे उसके अंदर, तो कभी भी किसी के लिए, मेरा किसी दूसरे धर्मों के लिए कहीं मैं गलत नहीं लिखता हूँ, ना गलत उनके लिए बोलते हैं। बस कई चीजें होती है, कई बार अपन भावनाओं में कुछ कर जाते हैं, गलतियां हो जाती है, वो एक अलग चीज है। अन्यथा जो देश के अंदर चल रहा है, तो यहाँ पर हर जने को ये समझना पड़ेगा, राष्ट्रवाद है तो राष्ट्र के अंदर हर जना है, हर धर्म है, यहाँ पर हर धर्म की हम लोगों को फिक्र करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। और हम जिस धर्म के हैं, जिस भी धर्म से हम ताल्लुक रखते हैं, उस धर्म को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई हिंदुत्व की जैसे मेरी छवि बनी हुई है, तो मेरी छवि इसलिए बनी है कि घरों के अंदर गीता नहीं थी तो 11,000 गीता बांटी। तो गीता बांटी तो उन लोगों को अच्छा लगा यार गीता हमारे हाथ है, हर हिंदू के घर के अंदर गीता तो होनी ही चाहिए। अगर तुलसी है, तुलसी माता कई लोगों के यहाँ पे नहीं थी, जब यहाँ पे वन विभाग में मैंने बात करी तो इन्होंने मुझे अच्छे से कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने गुजरात से खुद खरीद के मंगा ली और यहाँ पर वितरण करवा दिया। पिछले 2 साल से ये किया। हनुमान चालीसा घरों में होनी चाहिए, तो हनुमान चालीसा घरों तक पहुंचे। तो मेरी कोशिश हिंदुत्व के बारे में इस तरीके से रहती है कि जो भी सकारात्मक जो हो सके। और मेरा तो यही संदेश है दूसरे धर्मों के लिए भी कि वो जिस धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म को इस तरीके से मजबूत बनाएं, लकीर बड़ी करें, सभी लोग लकीर बड़ी करें। और दूसरे लोग जो अक्सर इसके अंदर मीडिया को भी अपनी भूमिका अच्छे से निभानी पड़ेगी। कई बार मैं जब टीवी देख रहा होता हूँ तो उसमें कि भाई कुछ भी नाम हो तो इसने इसकी हत्या कर दी, तो वो एक संयोग था, वो हत्या होना। ऐसा नहीं उसने इंटेंशनली इसकी हत्या इसलिए नहीं की है कि यार ये कोई हिंदू है या फिर ये मुस्लिम है तो इसलिए हत्या नहीं, वो एक संयोग था, दोनों में आपस में रंजिश थी। तो उसको हिंदू मुस्लिम का वो करना और हमें समझना वापस, तो ये हम लोगों को थोड़ा सा परिपक्वता, मुझे जो लगता है हम सभी लोगों को लानी पड़ेगी। कहीं न कहीं इसमें थोड़ी कमी रह रही है। आपने आधा दर्जन से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं जी। इस बार अर्जुन का निशाना किस रिकॉर्ड की ओर है? इस बार 15 अगस्त में हम लोग बना रहे हैं, जो कि एक अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आपको ध्यान होगा, आप सभी लोगों को 15 अगस्त को ही राखी भी आ रही है। तो ये जो चीज़ होगी तो ये देश में पहली बार होगी। और कई लोग सोच रहे थे कि लंबे टाइम से कुछ बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो भाई बड़ी एक्टिविटी इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा कि एक ही करेंगे। तो 15 अगस्त एक तो कि देश के आज़ादी का उत्सव और दूसरा एक भाई बहन के त्यौहार का उत्सव, जैसे 2 चीज़ों का इतना अच्छा मेल हो रहा है, तो 15 अगस्त को कुछ न कुछ सभी लोगों को बहुत अच्छा सुनाएंगे हम लोग। तो ये थे प्रवीण रतलिया जी, जिन्होंने दूसरी बार हमसे मन की बात की है। समाज सेवा से राजनीति में आए और फिर से समाज सेवा की ओर बढ़े। हम आशा करते हैं कि समाज सेवा में ये नया आयाम छुएंगे। इंतजार कीजिए अगली शख्सियत का। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।